हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। आज कर रहे हैं हम उसको स्टार्ट। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट 3 टॉपिक्स, जो कि है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन मस्कुलर सिस्टम। ये तीनों टॉपिक कवर होंगे आज की वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। यानी ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे फिटनेस को डिटरमाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस कौन कौन से होते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो है स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। इन चारों के ही बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि मेरे स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे, यानी मुझे पता लगाने में हेल्प करेंगे मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। तो जो बेसिक फैक्टर्स है वो है फर्स्ट, साइज ऑफ मसल। यानी एक पर्सन का मसल साइज कितना है वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है पता लगाने में कि उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी होगी। अगर एक पर्सन ज़्यादा मस्कुलर है तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथी भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसके अंदर बॉडी वेट। अक्सर हमने देखा होगा जो बड़े बड़े वेट लिफ्टर्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, वो अक्सर बहुत ज़्यादा हैवी भी होते हैं। ऐसा क्यों? जितना ज़्यादा एक हैवियर होता है पर्सन, वो कंपैरेटिवली लाइटर पर्सन से ज़्यादा वेट लिफ्ट करता है। तो ये भी एक हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। थर्ड आता है इसके अंदर मसल कॉम्पोजिशन। हमारे जो मसल्स है वो बनते हैं 2 टाइप के फाइबर से, फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड स्लो ट्विच फाइबर्स। जो फास्ट ट्विच फाइबर्स है, जिसको हम वाइट फाइबर्स भी बोलते हैं, ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे कामों के लिए हमारे हेल्प करते हैं, जिनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत कम लगेगा, और लेकिन क्विकली रिएक्ट करते हैं। जबकि स्लो ट्विच फाइबर ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा स्ट्रेंथ को कैरी करेंगे, लेकिन उनको रिएक्शन में टाइम लगेगा। तो हमारा स्ट्रेंथ भी बहुत डिफरेंट टाइप का होता था। जैसे कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, यानी मैं कोई भी टास्क कितनी स्पीड में कर पाता हूँ, ठीक है, कितना रैपिडली कर पाता हूँ। एक स्ट्रेंथ होता है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ, कि मैं टोटल कितना लिफ्ट कर सकता हूँ, जिसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो हमारा मसल कॉम्पोजिशन कैसा है, मेरे पास कौन से टाइप के मसल फाइबर ज़्यादा है, वो बड़ा ही एक फैक्टर होने वाला है कि मेरे अंदर कौन से टाइप की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे आता है इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्सेस। यानी हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक इस तरीके से वर्क करता है कि वो सिग्नल्स भेजता है हमारे मसल्स को, और मसल्स उस सिग्नल से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब जितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा उतना ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे हमारे मसल्स। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ, या कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर प्रिसीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरा ब्रेन जो है वो छोटे छोटे लगातार सिग्नल्स भेजेगा ताकि मैं बहुत बारीकी से काम कर पाऊँ। जबकि अगर मुझे कोई इंटेंसिटी वाला काम करना है, मान लो मुझे किसी से लड़ाई करनी है, अगर लड़ाई करनी है और वहाँ पे मैं बहुत हल्के हल्के से हाथ चलाऊँगा तो काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो वहाँ पे हमारा ब्रेन जो है वो हैवी सिग्नल्स भेजेगा हमारे मसल्स के पास, ताकि वो रैपिडली रिएक्ट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा पाए। तो हमारा स्ट्रेंथ कितना होगा वो डिपेंड करता है कि हमारा नर्व्स कितने इम्पल्सेस को कैरी कर रहे हैं अपने साथ। ओके, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी नर्व इम्पल्सेस की, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ हम लगा पाएंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। यानी हमारे स्पीड को डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं वो है फर्स्ट, मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ या मैं स्प्रिंटिंग कर रहा हूँ, मतलब बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ, तो इसके अंदर होता क्या है, इस एक्टिविटी के अंदर हमारी मसल जो है वो बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही होगी। यानी मसल बहुत तेज़ी से सिकुड़ रही होगी और वापस से खुल रही होगी, फिर सिकुड़ रही होगी, फिर से खुल रही होगी। तो ये जब रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो ये सारा काम होता है हमारे नर्वस सिस्टम का।
ठीक है। हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो इस एक्टिविटी को ना बहुत देर तक नहीं होल्ड कर पाता, क्योंकि जैसे ही हम ना बहुत तेज़ी से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, तो हमारी मसल्स में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। वो टेंशन जो है वो हमें पेन देगा, ठीक है। हमारे बाकी जो फैक्टर्स है जो कि स्पीड को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फटीग हो जाते हैं, जैसे कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो स्पीड है वो मेंटेन नहीं रह पाती, और धीरे धीरे जैसे ही हम टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे हमारा जो स्पीड होगा वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला जाएगा, ठीक है। हम ट्रेनिंग से अपनी मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कभी भी है ना एक एक्सटेंट से वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास मसल कॉम्पोजिशन। मसल कॉम्पोजिशन का मतलब अगेन हमारी मसल जो है वो दो टाइप के फाइबर्स से बनती है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स और स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स है वो हमें रैपिडली रिएक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो हमारा स्पीड कितना होगा वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स फाइबर जो है फास्ट ट्विच वाले वो कितने हैं। अगर फास्ट ट्विच वाले मसल फाइबर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा एक्सप्लोसिव होंगे, ज़्यादा स्पीडी होंगे, लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर स्लो ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा है तो हम इतना ज़्यादा स्पीड कैरी नहीं करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है ना, देखो नाम से पता चला एक्सप्लोसिव यानी एकदम से एक्सप्लोजन होना। एक्सप्लोजन का मतलब एकदम से जब हम स्ट्रेंथ को लगाते हैं दैट इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। जैसे कि मैंने बोला जंप करना, तो जंप में हम एकदम से अपनी पोजीशन को छोड़ते हैं और स्ट्रेंथ लगाते हैं, दिस इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी के अंदर मसल फाइबर्स कैसे हैं। अगेन दोबारा से बात आ जाती है मसल कॉम्पोजिशन की। अगर हमारी बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच वाले मसल फाइबर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा एक्सप्लोसिव होंगे, ठीक है। ये चेंज नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ कि फास्ट ट्विच वाले फाइबर्स स्लो ट्विच में कन्वर्ट नहीं हो सकते और स्लो ट्विच वाले फास्ट ट्विच में कन्वर्ट नहीं हो सकते, बट ट्रेनिंग करके हम इसको एक एक्सटेंट तक इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो हमारा रेंज ऑफ मोशन अच्छा होगा। अगर हमारा रेंज ऑफ मोशन अच्छा है तो हम ज़्यादा स्पीड को कैरी करेंगे, क्योंकि एक मोमेंटम को बनाने के लिए एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अच्छा लास्ट आता है हमारे पास बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर, ठीक है। तो अगर याद करोगे अपनी पुरानी क्लासेस को तो एक चीज़ पढ़ी होगी जिसको बोला जाता है एटीपी, ठीक है। एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये जो प्रोड्यूस किया जाता था हमारे माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, ठीक है। तो जो एटीपी होता है ना वो हमारी बॉडी के अंदर रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। तो एटीपी और साथ ही साथ क्रेटीन फॉस्फेट यानी सीपी, जब ये दोनों रिजर्व हमारी बॉडी के अंदर अच्छी क्वांटिटी के अंदर होंगे तो हम स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा लगा पाएंगे। ये बहुत लंबे टाइम तक हमें स्ट्रेंथ नहीं देते, इनका स्ट्रेंथ का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी हम ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा पाएंगे लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो स्पीड जो होती है जहाँ पे एक्सप्लोजन की ज़रूरत है यानी एकदम से स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अगर आपका एटीपी का अमाउंट और क्रेटीन फॉस्फेट का अमाउंट अच्छा है तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड स्पीड के अंदर रहेंगे। ओके, आगे बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस, यानी हमारे एंड्योरेंस को डिटरमाइन करने वाले कौन से ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा हमारा मैकेनिज्म। हमारी बॉडी जो है उसको टाइम टू टाइम एक एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो एक काम कर पाए, ठीक है। अगर एरोबिक कैपेसिटी का मतलब समझे तो वो होता है कि एक पर्सन कैसे ऑक्सीजन का इनटेक करके उसको वर्किंग मसल तक पहुंचाता है और उससे एनर्जी जनरेट करता है, दिस इज एरोबिक कैपेसिटी, ठीक है। अगर इसको समझेंगे तो हम 3 फेज के अंदर समझ सकते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीजन इनटेक यानी सांस का अंदर लेना, ऑक्सीजन का अंदर लेना, वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम ले पा रहे हैं, उतनी ज़्यादा हमारी एंड्योरेंस होगी, ठीक है। जो कि बोला जाता है VO2 मैक्स यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम। ये डिपेंड करता है कि हमारा लंग साइज कितना है, हमारे पास कितने एक्टिव एलोविलीज हैं, ठीक है, हमारा रेस्पिरेशन कितना स्ट्रांग है, हमारी चेस्ट कैविटी कितनी बड़ी है।
अगर ये सब कुछ अच्छा होगा तो हमारा ऑक्सीजन इंटेक यानी हम ज़्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेके जा पाएंगे। सेकंड आता है इसी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑक्सीजन आ चुका है उसको वर्किंग मसल तक पहुंचाना है ताकि हम एनर्जी जनरेट कर पाए। तो उस वर्किंग मसल तक पहुंचाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक मीडियम की, जो कि है ब्लड। ब्लड जो है एक मीडियम की तरह एक्ट करता है हमारे ऑक्सीजन को वर्किंग मसल तक पहुंचाना। हमारा जो वर्किंग मसल है वो कितनी तेज़ी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा हमारे ब्लड से। तो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया जाता है हमारे वर्किंग मसल के द्वारा उसको बोला जाता है ऑक्सीजन अपटेक। ठीक है, तो ये इम्प्रूव हो सकता है रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ के। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है इसी के अंदर एनर्जी रिजर्व। अगर हमारी बॉडी का एनर्जी रिजर्व अच्छा होगा तो हम ज़्यादा एंड्योरेटिक होंगे। ठीक है, तो एरोबिक कैपेसिटी हमने पूरी अच्छी तरीके से समझा। मेजरली इसके अंदर 4 चीज़ें थी: ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन अपटेक एंड एनर्जी रिजर्व। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्टर पे, जो कि है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। जब हम एक काम को लगातार करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारा एसिडिटी लेवल जो होता है मसल का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन बहुत होता है। अब उस पेन के अंदर काम करते रहना वो होता है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। जैसे हम कभी लंबी रनिंग करते हैं तो क्या होता है, हम थक जाते हैं, फिर हमारे पैरों के अंदर पेन होने लग जाता है। तो उस पेन में भी अगर आप करते रहो काम तो आपकी एंड्योरेंस अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आता है मूवमेंट इकॉनमी। मूवमेंट इकॉनमी जो है वो बोलती है कि अपनी एनर्जी को कंजर्व करो और जितना ज़रूरत है उतना ही मूवमेंट करना है। अगर फालतू की मूवमेंट करोगे तो जल्दी थकोगे तो एंड्योरेंस अपने आप ही खराब होगी। तो देर तक काम करने के लिए मूवमेंट में इकॉनमी लाओ, यानी केवल उतना ही मूवमेंट करो जितना की ज़रूरत है। ओके, तो ट्रेनिंग अगर मैं बोलूँ ना, लोग एथलीट जो होते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं एथलेटिक्स की, भागने की। तो भागने की क्या ट्रेनिंग का नाम, भाग तो बचपन से रहे हैं। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग यही करते हैं कि कैसे किस एंगल में भागे जहाँ पे उनकी मूवमेंट इकॉनमी हो। ठीक है, यानी कम से कम स्ट्रेंथ लगा के ज़्यादा देर तक वो एक तरीके से एंड्योरेटिक रह पाए। ठीक है, और लास्ट आता है इसी के अंदर मसल कॉम्पोजिशन। मसल कॉम्पोजिशन के बारे में अभी तक हमने पढ़ा। अगेन मैं वही बात बोलूँगा, हमारी मसल्स जो है वो होती है 2 टाइप की, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स एंड स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। यहाँ पे जो है अगर हमारी बॉडी के अंदर स्लो ट्विच मसल फाइबर्स ज़्यादा होंगे तो वो पर्सन ज़्यादा एंड्योरेटिक होगा, क्योंकि स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हमें देर तक काम करने में हेल्प करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। अब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहला आता है हमारे पास मसल स्ट्रेंथ। हमारी मसल्स के अंदर इतना बेसिक स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो मूवमेंट करवा पाए। और फ्लेक्सिबिलिटी होता ही क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो होता है हमारे जॉइंट कितना मोबाइल हो सकते हैं, कितना मूव कर सकते हैं। अगर हमारे मसल्स के अंदर अच्छा स्ट्रेंथ होगा तो वो मूवमेंट करवाने में और भी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट आता है जॉइंट स्ट्रक्चर। हमारा जॉइंट कौन से टाइप का है वो डिपेंड करता है कि हमारी उस जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कितने होने वाली है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए हमारा जो नी है वो कम मोबाइल होगा हमारे शोल्डर से। हमारा जो शोल्डर है वो हर डायरेक्शन के अंदर मूव हो सकता है, जबकि हमारा जो नी है उसकी एक लिमिट है कि वो अगर ऐसा है तो बस या तो स्ट्रेट जाएगा या तो फोल्ड होएगा, इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती। थर्ड आता है इसके अंदर एज एंड जेंडर। जो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है हमारा मसल्स और हमारे बोन्स जो है वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है, जो जॉइंट की मूवमेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फीमेल्स जो है वो अक्सर उनकी बोन डेंसिटी कम होने की वजह से उनके जॉइंट के अंदर बड़ा दिक्कत आता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल। हमारी मसल कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है। अगर हमारी मसल की स्ट्रेचेबिलिटी बहुत अच्छी है तो वो ज़्यादा मोबाइल होगा, उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगा मूव होने के लिए। नेक्स्ट आता है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट से मतलब है हमारा कि हमारी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, हमारा बॉडी का हाइड्रेशन लेवल कैसा है। अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है अच्छी और
हमारी बॉडी वार्म है तो हमारा जो मूवमेंट होगा जॉइंट का वो भी और ज़्यादा होगा, यानी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो और ज़्यादा होगी कंपैरेटिव टू अगर मेरी बॉडी ठंडी पड़ी है और मैं डिहाइड्रेटेड हूँ। और लास्ट आता है इसके अंदर प्रीवियस इंजरी। अगर हमारा जॉइंट जो है वो बिल्कुल हेल्दी है और कभी भी इंजर्ड नहीं हुआ तो उसके अंदर ऑब्वियसली ज़्यादा ही मूवमेंट होगी बजाय कि एक इंजर्ड पर्सन के। ओके, तो ये थे कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। आगे आते हैं और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यानी हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपको याद हो तो वो होता था कुछ इस तरीके से, जहाँ पे हमारे मेजर ऑर्गन जो होते थे वो थे हमारा हार्ट और हमारे लंग्स। ये किस तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालेंगे जब एक पर्सन एक्सरसाइज करेगा। तो जैसे जैसे एक पर्सन इंडल्ज होता है ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर तो उसका जो हार्ट का साइज़ है, ठीक है, हार्ट का जो साइज़ है वो इम्प्रूव होने लग जाता है और वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ब्लड पंप कर पाएगा अब, और उसका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यानी VO2 मैक्स जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सेकेंड चीज़ जो होती है वो होती है डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट का मतलब जब मेरी बॉडी पूरी तरीके से शांत है, मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, तब भी मुझे जिंदा रहने के लिए हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता रहता है। तो ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर वो पंप करेगा तो उसको कम बीट्स लगेगी पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करने में। तो जितना कम हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट होगा उतना ज़्यादा पर्सन हेल्दियर स्टेट पे होता है। थर्ड आता है इसके अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस एट रेस्ट। यानी हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पंप्ड बाय द हार्ट इन वन सिंगल बीट, ठीक है, यानी एक बार के अंदर कितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वो पंप कर देता है, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का ओवरऑल हमारा हार्ट जो है वो कितना ब्लड पंप कर देगा, तो वो भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो ही जाता है। उसके बाद आता है इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। अगेन अगर हमारा हार्ट जो है उसका साइज बढ़ चुका है, वो ज़्यादा ब्लड एक बार में पंप कर पाता है, वो ज़्यादा बीट्स भी ले पाता है, तो अपने आप ही हमारा ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो ही जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाता है। दोनों ही हमारे दो टाइप के ब्लड प्रेशर होते थे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ये दोनों ही ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है बाय द वे ऑफ ट्रेनिंग। ओके, चलिए आगे आता है इसी के अंदर नेक्स्ट इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। यानी जैसे कि अगर हम लगातार एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा डिमांड जो है ऑक्सीजन का हमारी बॉडी का वो बढ़ जाता है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो RBCs का अमाउंट, प्लाज्मा का अमाउंट दोनों ही बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी इंप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्विकर रिकवरी रेट। अगेन हमारा ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर सप्लाई हो रहा है एक बार में तो हमारी रिकवरी भी जो है वो भी क्विक होगी, क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीजन पहुंचेगा वर्किंग मसल पे और धीरे धीरे रिकवर भी उनका अच्छा होता रहेगा। आगे आता है इंक्रीज इन टाइडल एयर कैपेसिटी। एक बार सांस लेने में मैं कितनी हवा अंदर और छोड़ने पे कितनी हवा बाहर कर सकता हूँ, तो ये जो कैपेसिटी है ये भी इंप्रूव हो जाती है। आगे आता है डिक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलर ट्रेनिंग करने की वजह से जो अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन हमें रिक्वायर्ड होता था वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि अब हमारे जो कैपेसिटी है ना वो बहुत इंप्रूव हो चुकी है। आगे आता है अनयूज्ड एलोवलीज बिकेम एक्टिव। अभी तक जो कि हमारे जो दबे हुए एल्वलीज थे जिनको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया था फॉर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, वो अब एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी की डिमांड बढ़ चुकी है। तो ओवरऑल हमारी बॉडी देखो कितनी तरीके से इंप्रूव हो रही है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इंक्रीज इन एंड्योरेंस। अगेन जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है इंक्रीज इन एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है अगर हम उसको ट्रेनिंग करेंगे तो हमारा एंड्योरेंस तो अपने आप ही इंप्रूव हो ही जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अपने आप ही एनहेंस होती जा रही है। इसी के अंदर आगे आता है इंक्रीज इन द रेजिडुअल एयर वॉल्यूम। रेजिडुअल एयर वॉल्यूम का मतलब है जब हम सांस लेते हैं
और जब हमने सांस छोड़ दी, सांस छोड़ने के बाद में ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो हमारे अंदर रह जाती है। तो वो जो अमाउंट ऑफ एयर है ना वो ज़्यादा रहेगी जब हम सांस छोड़ देंगे, अगर मैं कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग करता हूँ तो। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा है कि हम फर्दर ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता रहेगा जब हमने एक्सेल आउट भी कर दिया है एयर को तब भी। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर इंक्रीज लंग एफिशिएंसी टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड गैसियस एक्सचेंज। हमारा जो बेसिक रेस्पिरेशन की जो थ्योरी है वो क्या बोलता है कि सांस अंदर जाएगी, ऑक्सीजन पूरे वर्किंग मसल तक डिलीवर होगा, ब्लड जो है वो सारा वेस्ट कलेक्ट करेगा और पहुंचाएगा, और वही फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाएगा और फिर उन सारी चीज़ों को निकाल दिया जाएगा हमारी बॉडी से बाहर। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और इसका रेट भी जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। इंक्रीज इन वाइटल एयर कैपेसिटी, मैं टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर कितना इनहेल कर सकता हूं एक मैक्सिमम कैपेसिटी पे। ठीक है, यानी मैं एक बार में अगर सांस खींचूं तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा एयर अपने अंदर लेके जा सकता हूँ और या कितना ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकता हूँ। दिस इज़ वाइटल एयर कैपेसिटी। जब सुना होगा अगर कोई आर्मी वगैरह से ट्रेनिंग करता है या आपके फ्रेंड वगैरह होंगे तो उनका चेस्ट साइज चेक किया जाता है 2 बार। एक नॉर्मल करते हैं, एक बोलते हैं कि अपने अंदर सांस भरो, फिर उनका दोबारा से चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है ताकि उनकी वाइटल एयर कैपेसिटी का पता लगाया जा सके। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर इंक्रीज इन मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक यानी VO2 मैक्स, यानी हमारा जो ऑक्सीजन कितना अंदर इनटेक कर पाता हूँ वो भी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये ओवरऑल पूरे तरीके से ही बेनिफिट देता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को और हमें हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारे लंग रिलेटेड प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने वाला। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन मस्कुलर सिस्टम। एक्सरसाइजेज का मस्कुलर सिस्टम पे तो बहुत ज़्यादा ही असर पड़ता है। जो बेसिक असर है वो है फर्स्ट, चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द मसल। जैसे जैसे हम वर्कआउट करते हैं हमारी मसल का शेप और साइज जो है वो चेंज होने लगता है और वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का वर्कआउट कर रहे हैं। हो सकता है हमारे मसल का साइज बढ़े, हो सकता है मसल का साइज कम भी हो जाए। सेकेंड आता है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज। एक्सरसाइजेस करने की वजह से हमारे जो नए कैपिलरी जो है वो और ज़्यादा फॉर्म होते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारे बेटर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। मसल्स रिमेन इन टोन पोजीशन, ये जो बल्क आता है मसल का, ये जो टोन्ड मसल दिखती है, ये दिखती है केवल और केवल एक्सरसाइजेस करने की वजह से। कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट, जो हमारा फैट डिपोजिशन हो जाता है हमारी मसल्स के ऊपर, जिसकी वजह से कोई पर्सन मोटा दिखता है, तो वो फैट का जो है लेयर वो खत्म होने लगता है एक्सरसाइजेस करने की वजह से। चेंज इन द कनेक्टिव टिश्यूज, हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर एफिशिएंसी इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स, हमारे मसल्स की जो मूवमेंट की एफिशिएंसी है, यानी अब ज़्यादा प्रोडक्टिव मूवमेंट कर पाएगी, ज़्यादा स्मूथ मूवमेंट कर पाएगी हमारी मसल्स अगर रेगुलर एक्सरसाइजेज में है तो। आगे आती है इसी के अंदर बात डिलेज फटीग। अगर एक पर्सन रेगुलर एक्सरसाइजेस के अंदर है तो उसका फटीग लेवल जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी अब वो जल्दी से थकने वाला नहीं है, वो देर तक किसी एक्टिविटी को सस्टेन कर पाएगा। इंक्रीजेस फूड स्टोरेज, हमारी जो फूड स्टोरिंग कैपेसिटी है वो एक्सरसाइजेस करने की वजह से इंप्रूव हो जाती है। एक्सरसाइजेस एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, एक्सरसाइजेस करने की वजह से हमारा जो ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट है, ठीक है, जैसे कि हमारा लीन होना, हमारा फैट का एक प्रॉपर अमाउंट होना, हमारा जो इंटरवीनल फैट होता है उसका ख़त्म होना, तो ये सारी ही चीज़ें जो है अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे साथ होएगी। नॉन फंक्शनिंग फाइबर बिकेम एक्टिव, ये ऐसे मसल्स फाइबर्स जो कि अभी तक काम नहीं कर रहे थे, इनएक्टिव पड़े हुए थे, वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारा ओवरऑल जो है मसलकुलर स्ट्रेंथ वो इम्प्रूव हो जाएगा। बॉडी पोस्चर रिमेन करेक्ट, अगर प्रॉपरली काम नहीं करोगे, एक्सरसाइजेस नहीं करोगे, रॉन्ग बॉडी पोस्चर में अंदर बैठने की वजह से हमारा पूरी की बॉडी की शेप खराब हो जाती है।
वो शेप को दोबारा से करेक्ट करने के लिए हमारा प्रॉपर मस्कुलर स्ट्रेंथ होना चाहिए, एक मस्कुलर शेप होनी चाहिए, जो कि आएगा केवल और केवल एक्सरसाइजेस के थ्रू। इम्प्रूव रिएक्शन टाइम, रिस्पॉन्सिव होना किसी भी एक्शन पे वो इम्प्रूव होगा तभी जब आप रेगुलर रहोगे उस एक्सरसाइजेस पे, ठीक है। तो हमारे मसल्स जो है वो जल्दी रिएक्ट करना सीखेंगे अगर आप रिएक्शन टाइमिंग पे अपनी काम करोगे तो ये थे कुछ मस्कुलर सिस्टम के अंदर चेंजेस जो कि आते हैं एक्सरसाइजेस की वजह से। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजनिंग के ऊपर, जो कि आपकी सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।